हेलो गाइस, मैं सबजीत वीके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम देख रहे थे कि यहाँ हमने शुरू किया था क्लास 10 का चैप्टर 1, जो कि हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर है। उस पे बेस्ड एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.1, उसके हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और ये सीख रहे थे कैसे आसान तरीकों से हम उसको समझ करके हल कर सकते हैं। तरीकों को हम समझ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। इसकी पहली क्लास में हमने देखिए 3 प्रश्न कंप्लीट कराए थे, जिसमें आपको क्या क्या बताया गया। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। संक्षिप्त रूप में हम यहाँ समझते चलते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसकी पहली क्लास में। इसकी पहले क्लास में हमने देखा था कि पहला जो प्रश्न था कहा गया था निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये संख्याएं दी गई थी 140 था, 156 था और 3825 था, 5005 था, 7429 था। ठीक है, तो इसमें हमने कराया था कि यहाँ से 140 संख्या की बात करते हैं, उसको हम हल करा दिए थे। अब जैसे इसमें लास्ट के 2 प्रश्न थे, 5005 ये है और ये 7429 है। ठीक है, इसका आप क्या कर रहे थे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड करते थे। अभाज्य गुणनखंड आपने किया था 17 से डिवाइड किया, उसके बाद ये 437 आ गया था, फिर आपने 19 से भाग दिया, ये 23 बचा, फिर 23 अभाज्य संख्या से आप भाग किया। इधर हम समझा रहे थे कि अब अभाज्य संख्याएं क्या है। ठीक है, इसके लिए हमने आपको बताया कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और उन गुणनखंडों की बात करते हैं, एक तो एक होता है, एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, सबका गुणनखंड होता है, और दूसरा वो खुद संख्या होगी। उसमें हमने समझा था कि 50 के अगर अंदर हम संख्याओं को देखते हैं तो 15 ये हमारी अभाज्य संख्याएं बनती है, जिसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30, 37, 41, 43 और 47 ये संख्याएं बनती हैं। तो इसको 7429 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे थे। हमने बताया कि ये जिन संख्याओं से विभाजित हुई है उन्हीं के गुणनफल के रूप में इसको हम व्यक्त कर देते हैं। हमने 17 गुणे 19 गुणे 23 इसको व्यक्त किया। ठीक, ये हो गया। इसके आगे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या था, दूसरे प्रश्न में कहा गया था पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो यहाँ देखिए संख्याएं दी गई, 36 और 91 दिया गया था, 510 और 92 दिया गया था, 336 और 54 दिया गया था। तो यहाँ जैसे 336 और 54 का है, इसको हम समझ लेते हैं। इसको हम डिवाइड कर रहे थे, 2 से हमने भाग किया, फिर 2 से भाग हुआ, फिर 2 से, फिर 2 से, ठीक है, और लास्ट में 3 और 7 से भाग हुआ। और 54 की बात करते हैं, 2 से भाग के 27 मिला, उसका 3 से भाग किए 9 मिला, 3 से भाग के 3 मिला था, 3 से भाग के 1 मिला। इनको हमने व्यक्त किया। 336 को हमने क्या कहा कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 7। ठीक है, 54 को इसी प्रकार से हम देखते हैं। तो देखिए हम कैसे लिख पा रहे हैं कि ये संख्याएं कहाँ से आई है। तो ये वही संख्याएं जिससे हम भाग देकर के इसको लाए थे। तो 2 3 3 3 और ये 3 रहता है। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से हमने 54 को लिखा था 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब उसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं। जो भी इन संख्याओं में 2 संख्याएं या 3 संख्याएं हैं, उन सभी में ऐसे फैक्टर जो कॉमन रहे होंगे उनको हम एचसीएफ में रखते हैं और फिर उनका गुणा करा देते हैं। तो यहाँ हम देखें इन 2 संख्याओं के गुणनखंडों में, एक तो 2 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन हो गया। उसके बाद हम आगे चलें, क्या ये यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं मिले, यहाँ 3 मिल जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये 2 था, यहाँ 2 तो मिल नहीं रहा। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ हमने देखा 3 था, यहाँ भी 3 है, तो 3 को हमने कॉमन देखा, कॉमन रख लिया और आगे इसके नंबर्स कॉमन नहीं मिल रहे। तो एचसीएफ में 2 और 3 यही फैक्टर कॉमन थे, इनका आपने गुणा किया तो ये 2 यहीं 6 मिल गया। एलसीएम में हम क्या देखेंगे, जो फैक्टर्स हमारे कॉमन है, ठीक है, जैसे ये 2 और 1 3 ये कॉमन था। बाकी अदर्स नंबर जो बच रहे हैं, जैसे 2 ये 1 बार 2 बार 3 बार 3 बार 2 ही बच गया, तो 3 बार ये 2 हमने लिख लिया। और उसके बाद नीचे वाले देख रहे हैं 2 बार 3 भी बचा है, तो 2 बार 3 आगे लिख लिए थे। ये 3 तो क्या था, ये कॉमन वाला था, और इसके बाद एक 7 बच रहा था, तो यहाँ हमने 7 लिख लिया। अब सबका गुणा कर रहे थे तो ये 3024 मिल गया।
उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ क्या है ये गुणनफल है, ठीक है। दो संख्याओं के गुणनफल की हम बात कर रहे थे, तो उन्हीं दोनों संख्याओं का हम गुणा कर रहे थे, 336 और 54 का गुणा करा दिया हमने, 18,144 बन गया। और जो एलसीएम और एचसीएफ हमारा मिला है, जैसे एलसीएम में मिला है 3024 और यहाँ एचसीएफ मिला है 6, इनका हम गुणा करके देखें कि ये कितना मिला, तो ये भी हमारा 18,144 मिल गया। हमने कहा आता दो संख्याओं का जो गुणनफल है ये एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इस कथन की जांच होगी और हम समझते हैं ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद तीसरे टाइप के प्रश्न क्या कहा गया, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। विधि कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। अभाज्य संख्याओं से हम भाग करते हैं, भाग करते जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये जब तक 1 नहीं आता तब तक इसको हम अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। भाग करने के उपरांत हम उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। यहाँ 12 को हमने व्यक्त किया, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। 15 को हमने व्यक्त किया तो ये 3 और 5 से विभाजित हो रहा था, तो यहाँ हम 15 को क्या लिखेंगे, 3 और 5 का गुणनफल दिखाएंगे। 21 की बात कर रहे हैं, 3 और 7 से विभाजित हुआ है, तो 3 गुणे हमने 7 लिख लिया था। अब इसका एचसीएफ की बात करते थे, यहाँ देख रहे थे 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, यानी 3 हमारा क्या है, फैक्टर कॉमन मिला था, 3 हमने लिखा। क्या चेक करें कि और कोई फैक्टर कॉमन है, तो यहाँ 2 है, ओके। यहाँ आगे चलते हैं, इसमें 2 है नहीं तो कॉमन नहीं मिल पाया। 5 की बात करते हैं, सिर्फ एक मान में है तो ऐसे मान कॉमन नहीं है, तो ये सीएफ हमारा 3 आ गया। एलसीएम में ये जो फैक्टर कॉमन है 3, ये तो है ही यहाँ, ठीक है। बाकी और संख्याओं जो भी ये फैक्टर्स कॉमन नहीं थे उनको भी लिख लेते थे। ये देखिए 2 और 2 इनको लिख लिया गया था यहाँ। आगे देखिए 5 ये था, 5 यहाँ लिखा गया। देखिए 7 है, ये भी फैक्टर कॉमन नहीं था तो यहाँ हमने 7 लिख लिया। एलसीएम में सारे मान लिखे जाएंगे। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 420 आ गया था, ओके। अब ये ही आपको फाइंड करना था कि इनका हम क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया था। और भी नंबर थे जैसे 17, 23 और 29 है, ठीक है। यहाँ ये हो गया था, ये कॉन्सेप्ट था। हाँ, इसकी पहली वाली क्लास में देखिए थोड़ा एक पॉइंट था जिसको आप कमेंट करके हमको बताए थे कि सर जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किए थे, ये 17 का आपको बताया गया कि 17 का नाम 17, 23 का 23 का नाम 23 हुआ, 29 का 29 का नाम 29 हुआ और सारे फैक्टर्स हो नहीं पा रहे हैं। यहाँ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक मिस्टेक्स हो गई थी थोड़ी। ये 9 बन जाए क्या था, यहाँ 9 था, इसको आप ध्यान लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ 9 आता, बाकी तो ठीक है। ये 11,339 आ रहा था, इनका हम निकाल लिए थे एचसीएफ और एलसीएम। ये कंप्लीट हो गया था। अब चलते हैं, देखिए आगे हम चलते हैं। तो चौथे प्रश्न से हमको आगे कंटिन्यू करना था। एक बार हमने रिवीजन कर दिया ताकि पिछला जो था वो अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो वो आप फिर से देख पाए। अब चलते हैं आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं और इसको आप काफ़ी पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ आप कैलकुलेशन करेंगे और चीज़ों को आसानी से समझेंगे और कमेंट करते चलेंगे जहाँ आपको कोई दिक्कत होती है। चलिए कहा गया चौथी प्रश्न में एलसीएम 306 और 657 बराबर कितना दिया गया, 9 दिया है, ठीक है इतना। अब उसके बाद कहा कि एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या कंडीशन बन रही है कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, 306 और 657, यहाँ एचसीएफ लिखा है। इसका अर्थ क्या होता है कि एचसीएफ लिखा और ये दो संख्याएं हैं, यानी इन्हीं दो संख्याओं पे इस एचसीएफ का मान हमारा क्या मिला था, ये 9 मिल रहा था। आगे कहा गया कि एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। उन्हीं दोनों संख्याओं को हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखिए आप समझिए, ऐसा नहीं कि हम ये संख्याएं नोट करें 306 बोलें और उसके बाद 657 देखें, ठीक है, फिर इनकी हम अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करके फिर हम मान निकालें। अगर ऐसे प्रश्न दिए गए हैं तो इनका लासा या ठीक है ये संख्या सेम दी गई, ये संख्या क्या रहे यहाँ पे सेम रहे, तो वहाँ से हमको ऐसा नहीं है कि इन संख्याओं को नोट करके इनका हम लासा निकालेंगे। अगर एचसीएफ दिया गया इसका यूज करके ही हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसके देने का मतलब भी यही था हमारा। तो चलिए समझते हैं, ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों संख्याओं के रिलेशन की बात करते हैं। तो हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखे हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल HCF into LCM।
यानी अगर हम हिंदी में कहें, हम कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। क्या बताते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा। ठीक, तो इसी रिलेशन पर रख करके हम मान ज्ञात करेंगे। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं। अगर हमको दो संख्या दी जाती है तो हम ऐसा भी कहते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। चीजों को आप समझ पा रहे हो? चाहे यहाँ से हम क्या बोले, दो संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ से या फिर हम कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये बातें क्या है? एक ही है। यहाँ दोनों को अलग अलग कहा गया, यहाँ कह दिया गया गुणनफल हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। इसी रिलेशन के द्वारा हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखेंगे ये दो संख्याएं क्या है। एक संख्या 306 है यहाँ से, और दूसरी संख्या ये 657। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहली संख्या, ये आपने देखा था 306 था, आप गुणे दूसरी संख्या की बात कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं यहाँ कितना है, 657। ठीक है, बराबर आपने यहाँ दिखाया। उसके बाद लासा, अब चलते हैं, देखिए यही एलसीएम तो आपको ज्ञात करना था, तो यहाँ से हम लासा या एलसीएम इसको लिखे रहे। यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, इसको एलसीएम लिखे रहते हैं, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, मासा की बात करते हैं तो मासा हम चेक करते हैं कि ये 9 दिया गया था, इसको हम यहाँ से 9 लिखेंगे। अब इसको इधर लिख लेते हैं, एलसीएम गुणे, अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, क्या है 306 और गुणे 670। ठीक, अगर हम एलसीएम की बात करें तो पक्षांतर का नियम आप जानते ही हैं। अगर एलसीएम के साथ 9 गुणा में है, इसको अगर हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं सीमा पार, तो सीमा पार जाएगा तो ये अपना रूप बदल करके ही जाएगा, ऐसे गुणा में तो जाएगा नहीं, तो ये क्या होगा, भाग में जाएगा। आप बताते हैं कैसे जाएगा, ये भाग में जाएगा। ठीक, चलिए भाग कर लेते हैं। अब वो भाग करेंगे यहाँ से, तो चाहे इस नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए, चाहे इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए। आप जानते हैं जो एचसीएफ होता है वो दोनों का कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर बनता है। ठीक है, तो ये जो 9 होगा एचसीएफ है, एचसीएफ हमेशा उन दो संख्याओं को डिवाइड करती है। तो एचसीएफ यानी 306, अब चेक करने की जरूरत है नहीं हमको पता होना चाहिए कि डिवाइड करेगा, और बाकी चेक करेंगे तो 6 3 9 योगफल 9 आ रहा है, कट जाएगा। 6 5 11 7 18 योगफल 18 आ रहा है, जो कि 9 के पहाड़े में आता है, तो ये 9 से कट जाएगा। चलिए ये बहुत थोड़ा आसान है, हम इसको काट लेते हैं ताकि गुणा करने में सरलता रहे। 9 से इसको हम भाजित करेंगे तो 9 7 63 आया होगा, 2 7 9 3 आप बताएंगे 27। अब यहाँ से एलसीएम की अगर आप बात करें तो एलसीएम आप बता देंगे 306 गुणे 73, इन्हीं का गुणा कर लेना है। तो यहाँ जैसे आप गुणा करते हैं 306 और 73, इसी का गुणा कर लेना, गुणा करके आप कमेंट में बताइए कितना मान आ रहा है। चलिए हम यहाँ बताते हैं, 3 6 18, एक आएगा, यहाँ कोई संख्या है ना, 0 ही रहता तो वो एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके 3 त्रिका 9, 7 से गुणा करते हैं 7 6 42, देखिए 2 है, अगर 0 है तो वो 4 भी हम लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से 4 जाएगा, 7 जीरो में 0 और वही 4 आ जाना है। ठीक है, अब 7 3 21, अब इसी को यहाँ से हम जोड़ लेते हैं, 8 आ गया, ये 2 1 3 हो जाता है, 9 4 13, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा और 2। ठीक है, तो हमने कह दिया यहाँ से कितना आ गया, 2 2 3 3 और 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखें, अगर दो संख्याएं दी गई और उनका आपको एचसीएफ कुछ इस फॉर्मेट में दिया जाए, कैसे दिया जाए, अगर इस टाइप का प्रश्न दिया गया कि नंबर्स का एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम पूछा गया, तो हमेशा आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे।
डायरेक्टली इन संख्याओं का लासा या मासा ज्ञात करने मत लग जाइएगा, ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड विधि से या भाग विधि से हम उनका लासा या मासा निकालें। अगर इनमें से कोई एक मान दिया गया, चाहे लासा दिया गया हो दो संख्याओं का, और वही सेम संख्या का मासा पूछ दे, तब आपको इस फार्मूले से सॉल्व करना है, जिससे क्या होगा, आपको मान आसानी से मिल जाएगा और काफ़ी सरलता में मान मिल जाएगा। ये उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा पांचवा प्रश्न, अभ्यास में ये पांचवा प्रश्न देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या जो ये 6 की पावर n है, ये क्या है, 6 की घाते n, ठीक, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न में क्या कहा गया कि अगर 6 की हम कोई भी पावर लें, जैसे आप 6 की घात 1 6 जानते हो, 6 की घात 2 आप 36 बताओगे, 6 की घात 3 आप 216 बताओगे, ऐसे सुमान उसके आगे भी, ठीक है। तो यहाँ से वही पूछा जा रहा है, 6 की घात n यानी क्या होगा, n यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रही होती, ठीक है, यानी 6 की पावर n का मतलब ये 1 2 3 4 ये सारे नंबर रहे होंगे, प्राकृतिक संख्याएं होगी। तब क्या इसका जो आंसर होगा, मान होगा, वो 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, यही हमको जांच करना है। एक तो तरीका होता है अंदाज विधि। अंदाज विधि में आप क्या करते हैं, चलिए हम अंदाजते हैं। अंदाजने का मतलब क्या है कि अगर जैसे ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तब तो हाँ नहीं इनमें जवाब देना हो, तो आप 6 की घात 1 करेंगे तो आप कहेंगे 6 आएगा, 6 की घात 2 करेंगे तो आप कहेंगे कि पावर 2 को हम जानते हैं 2 का गुणा 6 6 36 आ जाएगा। पावर 3 की बात करें तो यहाँ से 6 गुणे 6 गुणे 6 6 6 36 रखते 216, ठीक है, और 6 की घात 4 की हम बात करते हैं तो यहाँ से आप बताते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, इसका मान कितना आ जाएगा, तो ये आप बताएंगे 6 6 36 है आपका, 3 6 6 6 6 3 9 12 1296 आएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ से ये भी सीख पा रहे हैं कि अगर 6 की कोई भी हम पावर करें, एक पावर पे 6 माना है, 2 पावर पे 36 माना है, 3 पावर पे 216 आया, 4 पावर पे 1296 आया, ऐसे 5 पावर 6 पावर 7 पावर निकलते। इन सब में क्या कॉमन है, अगर इनको आप समझ पा रहे हैं तो देखिए कमेंट में आप बताइए कि क्या कॉमन है, हमारे बताने का उद्देश्य क्या था यहाँ से। चलिए समझते हैं क्या हमारे बताने का उद्देश्य था। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए लास्ट डिजिट अगर इस पर हम गौर करें तो ये हमको 6 ही मिल रहा है। तो लॉजिक क्या है कि अगर लास्ट अंक क्या है 6 है, ठीक है, तो उसकी हम कोई भी पावर करें तो अंतिम अंक हमारा 6 ही रहना है। तो ये जो प्रश्न में है क्या 0 बनेगा, 0 को छोड़ो भैया, आप बताओगे 6 को छोड़कर 1 2 3 5 7 9 8 ये भी नहीं बनने वाला, वो क्या बनेगा, सिर्फ 6 बनेगा। अगर 6 की हम कोई भी प्राकृतिक संख्या पावर दे रहे हैं तब उसका जो मान आएगा उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ ये 0 पे समाप्त होने की बात कर रहा था, आपको बता दिए कि इसको और कुछ भी नहीं हो सकता, ये 6 के अलावा शायद और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए यही अब हमको क्या करना है, ये तो हम समझ गए कि 6 के अलावा कुछ नहीं होगा। अब बताएं कैसे, वही चीज़ों को हम समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप बताएंगे क्या प्रश्न क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम बताएंगे 6 के गुणनखंड, 6 का गुणनखंड, अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम जानते हैं 6 का गुणनखंड क्या आता है, 2 गुणे 3 आता है। अब देखिए हम बताएंगे कि संख्या 0 पर एंड होने का मतलब क्या है कि वो 10 से विभाजित है। आप जानते हैं किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 मिल रहा होगा, 1040 है, ये 10 से कट जाएगा। किसी भी संख्या के अगर हम अंतिम अंक में देखें 0 है तो वो 10 से विभाजित होता है। 10 से विभाजन का नियम हम पढ़ रखे हैं कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, शुड बी 0, ठीक है, वो 0 होना चाहिए। तो 0 होगा तो वो 10 से विभाजित हो जाएगा। अगर वो अंतिम अंक 0 आ रहा है, इसका मतलब हम बताएंगे कि वो संख्या क्या रही होती, 10 से विभाजित रही होती।
हम बताएंगे यहाँ से 6 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 3 आया। अब इसके बाद हम लिखते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, साल थोड़ा कम करना है, आपको इसको समझाना है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो आप बताएंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? तो आप बताएंगे हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो पर समाप्त हुए तब वह, हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक 0 पर समाप्त हो तब नहीं, आप यहाँ तो कर लीजिए, ठीक है। आप क्या कहेंगे यहाँ से, तो वह 10 से विभाजित हो। हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक 0 पर समाप्त हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। और 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5, यानी आप ये बता रहे हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि वो उसमें 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। 10 से समाप्त होगी, अगर वो 0 अंक इकाई अंक आ रहा है तो वो 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित हो रही है, यानी इसका गुणनखंड क्या है, 2 और 5 होना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं 6 के गुणनखंड में 2 और 3 आ रहा है, तो हम यही बता देंगे कि इसके गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। तो ये 10 नहीं बना पाएगा, इसलिए क्या होगा, ये इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है, जो कि 6 के गुणनखंड में, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा या नहीं है, इसलिए 6 की पावर n संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक अंक 0 नहीं हो सकता। ये इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। इसमें आप क्या बता रहे थे, इसमें आप बता रहे थे कि अगर हम 6 के गुणनखंड की बात करें तो 2 और 3 मिलता है। उस पर हमने कहा कि हम जानते हैं किसी संख्या की इकाई अगर 0 पर समाप्त हो तो वह 10 से विभाजित होती है, ठीक है, 10 से विभाजित। हाँ, ये 2 बार लिख दी, 1 मिनट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये 2 बार हो गया, 0 पर समाप्त हो तो वह 10 से विभाजित होती है। इसमें आप लिख लीजिएगा 10 से विभाजित, 10 से विभाजित होती। अगर किसी संख्या का इकाई 0 पर समाप्त हो तो वह 10 से विभाजित होती है। 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 होगा, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घातीय संख्या का अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता, या 6 की घातीय संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही हमारा जवाब हो जाएगा, इसी को हम ऐसे बताएंगे। अब चलते हैं आगे, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके आगे की ओर चलते हैं। नोट कर लिए होंगे, अब चलते हैं आगे।
ये रहा हमारा 6वां प्रश्न। इस प्रश्न को समझने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीके क्लासेस इस चैनल को आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस क्लास के माध्यम से जो भी क्लासेस अपलोड हो वो आप तक समय से पहुंच जाए, आप उसको देख करके कॉन्सेप्ट सीख सकें। और इस देखिए ये प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग क्यों है और सभी प्लेटफॉर्म से अलग क्यों है, ठीक है। अगर आप ये समझें तो आप ये देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो भी ये बोर्ड की क्लासेस हैं 9, 10 उसकी सभी क्लासेस यहाँ आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैथ हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपके जो फाउंडर मोहित सर हैं उनके द्वारा फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस चलाई जा रही है, और शैलेश सर के द्वारा हिंदी क्लासेस दी जाएगी आपको, और विपुल सर का इंट्रोडक्शन वीडियो आपके पास पहुंच चुका है जिसमें उन्होंने बायोलॉजी को कवर कराया है, ठीक, या आप बायोलॉजी को पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता देंगे कि जो ये सामाजिक विज्ञान का पोर्शन है, सामाजिक विज्ञान के पोर्शन को हम लेकर चलेंगे, हम ही आपको पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको जल्द ही सामाजिक विज्ञान की क्लासेस देने वाले हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आप अच्छा सा अच्छा कंटेंट सीख सकें। अब चलते हैं देखिए 6वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7, ये स्टार जो लगा है ये गुणे का सिंबल है, ठीक है। तो आप बुरा समझ रहे हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 1 और ये प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इनको हमको बताना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम भाज्य संख्याओं का आइडिया लेते हैं कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। हम बताते हैं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अभाज्य है और भाज्य है, इनमें डिफरेंस क्या है। अभाज्य में हमने पढ़ रखा है कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और उन गुणनखंडों के बारे में भी आप बताए थे, एक तो 1 होता है और एक वो स्वयं संख्या होती है। जबकि भाज्य संख्याओं में आप क्या बताओगे कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब भाज्य संख्याओं में देखिए जैसे 4 प्राकृतिक संख्या की बात करें जैसे 1, 2, 3, उसके 4 आता है, उसके 5 आता है, उसके 6 है, 7 है, तो ये हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर। अब इसमें हमने भाज्य कहा, तो भाज्य में हम इससे पहले चलिए अभाज्य समझ लेते हैं। तो अभाज्य में आपने क्या बताया था कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होगा और एक वो स्वयं वो संख्या होगी। चलिए देखते हैं, एक की बात करते हैं, इसका एक का फैक्टर 1 होता है। 2 की बात करते हैं, इसका फैक्टर 1 और 2 होगा। 3 की बात करते हैं, इसका 1 और 3 होगा। 4 के फैक्टर की बात करते हैं, देखिए 1 है, 2 है और साथ में 4 है। 5 की बात करते हैं तो आप बताएंगे 1 और 5 होता है। 6 की बात करते हैं तो आप बताओगे 1, 2, 3 और 6 होता है। 7 की बात करते हैं तो आप बताते हैं 1 और 7, ठीक है। अब हम उसी परिभाषा में चलते हैं। तो हमने कहा कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होंगे, केवल 2 गुणनखंड, उनको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो इस आधार पर आप चेक कर सकते हैं कि ऐसी जो संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड, इसमें भैया एक ही गुणनखंड आया, ये नहीं होगा। अभाज्य संख्या की हम बात कर रहे हैं, अभाज्य। इसको हमने कहा नहीं होगा, ठीक। यहाँ से 2 गुणनखंड आ रहा है, जिसको हमने कहा होगा। यहाँ भी 2 गुणनखंड होगा, 1, 3, 4 नहीं होगा। यहाँ से हम कह रहे होगा, ये हमने कहा कि नहीं होगा, इसको हमने कहा होगा, ठीक है। अभाज्य संख्याओं में हम ये देख रहे हैं कि 2 गुणनखंड होंगे तो वो अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 में नहीं था, 2 गुणनखंड नहीं है। 2 में 2 गुणनखंड मिल रहा है, अभाज्य संख्या है। 3 में भी 2 गुणनखंड मिला, अभाज्य संख्या है। 4 में 3 गुणनखंड मिल गए, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 5 में 2 गुणनखंड मिल रहे हैं, इसलिए अभाज्य संख्या है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। और उसके बाद भाज्य संख्या की बात करते हैं, भाज्य। तो भाज्य में हम बताएंगे कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए चेक करते हैं, 2 से अधिक होना चाहिए, यहाँ 1 है, यानी 2 से अधिक तो है नहीं है, ठीक है। 2 की बात करते हैं, ये नहीं है। और 3 की बात करते हैं, ये भी भाज्य नहीं है। 4 की बात करते हैं तो भाज्य है, क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 से अधिक गुणनखंड इसके दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, ठीक है। ये भी नहीं, इसको हम कहेंगे कि ये भाज्य है, जी हाँ, ये नहीं, तो ये भाज्य संख्या हो गई। तो इसमें देखिए कुछ कॉन्सेप्ट आप जानते रहिए, जैसे कहा जाए 1 के बारे में, तो ये नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा।
जैसे हम संख्या एक की बात करें, एक को हम कहते हैं ना तो भाज्य है ये, और ना ही अभाज्य। ठीक, ये आपने समझा। और जैसे अगर हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की हम बात करेंगे तो हम बताएंगे दो। इन संख्याओं में जो प्राकृतिक संख्या है, यहाँ देखिए एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है। उसके बाद हम दो पर चलते हैं तो दो को हमको मिलाते हैं, ये कौन सा है, अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाती है, दो हो जाती है। अब उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसे कि सबसे छोटी, आप बताइए भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो कमेंट में आप बता सकते हैं भाज्य संख्या, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ से हम अगर देखें भाज्य संख्या, तो हमको ये चेक करना है कि इन संख्याओं में से देखिए सबसे छोटी जो भाज्य थी, भाज्य वाले में ये तो नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये आया 4। तो हम बताएंगे 4 हमारी क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाती है। क्लियर इतना? तो ये भाज्य अभाज्य के बारे में हो गया। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो। अब प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया था कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 गुणे 13, ये दूसरी संख्या है। ये संख्या आपकी यहाँ, ये दूसरा प्रश्न था। तो इसको हम लिखने वाले हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 और उसके बाद प्लस 13। इसी को हमको बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं। इन संख्याओं में हम देखेंगे, देखिए 13 कॉमन, 7 गुणे 11 गुणे 13 ये कंप्लीट एक संख्या है, ठीक है, और ये एक दूसरी संख्या 13 दी गई प्लस में। तो अगर इस संख्या में, इस पद में हम देखें 7 गुणे 11 गुणे 13 है, 13 यहाँ से इसको हम बाहर करें, इन संख्याओं में 13 है और यहाँ भी 13 है, तो 13 कॉमन हो जाता है, तो ये मिल जाएगा। देखिए 7 गुणे 11, पहले पद में 7 गुणे 11 बचा होगा और दूसरे पद में देखिए 13 कॉमन हो रहा है, 13 से हम 13 में भाग करेंगे, 13 का अंदर 13 यानी 1 बचा होगा। कुछ बच्चे यहाँ गलतियाँ करते हैं, 13 में 13 कॉमन करते हैं, 0 हो जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जब आप कॉमन ले रहे हैं, उभयनिष्ठ ले रहे हैं, उस संख्या से आप उसको भाग करते हैं, ठीक है, ना कि माइनस करके। आप बताएंगे 13 माइनस 13 0, रॉन्ग हो जाएगा। आपको 13 में भाग करना, 13 के अंदर 13, 1 बचाएंगे यहाँ से, ठीक। इसके आगे चलते हैं तो 13 आ गया, ये इसको हम लिख पा रहे हैं, देखिए 11 से 77 होता है और ये प्लस में 1 आ गया, ठीक। यहाँ से आपने देखा 13 और गुणे 77 और प्लस 1 कितना आ गया, ये 78 आ गया, ठीक। अब ये जो संख्या दी गई थी, ये संख्या का फाइनल, अब देखिए हमने देखा फाइनल मान क्या आया, 13 गुणे 78 आया। क्या आ जाता है, 13 गुणे 78। या फिर इसको और ब्रेक करना चाहे 13 से 78, ऐसा हम कर सकते हैं। या फिर जरूरी नहीं है कि इसको हम दिखाएं, उस संख्या के लास्ट में हमने देखा 13 गुणे 78 आ गया है। अगर कोई संख्या इनके मल्टीपल्स के फॉर्म में व्यक्त की गई, उनके गुणनखंडों के पार्ट में, जैसे हम 6 की बात करें, 2 गुणे 3 रहता है, तो हम जानते हैं ये संख्या इस 2 से विभाजित है और इस 3 से विभाजित है, यानी ये 2 और 3 क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। वैसे हम देख रहे हैं कि इस संख्या में जो संख्याएं दी गई है 13 गुणे 78 ये मिला है, यानी वो 13 से विभाजित है और 78 से विभाजित है। तो इसके 2 फैक्टर मिल ही गए और आप जानते हैं कि इसका परमानेंट फैक्टर 1 होता ही, बस में परमानेंट फैक्टर क्या होगा, इसका 1 होता ही है और वो स्वयं संख्या भी नहीं होगी। तो यहाँ से हमको मिल गया कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। इसको देखिए और ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि आप क्या लिखने वाले हैं। आप इसके बाद बता देंगे, 1 मिनट दीजिए हमको, यहाँ से स्टेरेज कर दिया जाए।
आप बताएंगे चूंकि या स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हैं। क्या बता रहा है कि स्पष्ट है कि दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है आता या भाज्य संख्या। आता है या भाज्य संख्या। यही आपको इसमें शो करना था। ऐसे ही देखिए हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो उसको आप कर पाएंगे। क्या दिया गया है 7 गुणे 6। थोड़ा तेजी में हम समझते हैं क्योंकि यहाँ से हमने इसको बारीकी से समझा है, ठीक है। अब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1, ठीक है। ये और उसके बाद प्लस में 5, यहाँ एक संख्या और ये संख्या, ठीक है। गुणनखंड में इनमें हम 5 देख रहे हैं कॉमन है। 5 को अगर हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो ये 7 गुणे 6 और गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। को दिखाने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप जानते हैं एक से गुणा करने पर मान परिवर्तित नहीं होगा वगैरह होगा। यहाँ 5 काउंट करते हैं तो 5 से भाग पर 5 करना 5, ठीक। अब चलिए देखिए 5 आ गया। यहाँ गुणा कर लीजिए। देखिए 3 गुना 6, 6 चौके 24, 24 छक्के 44, 144 गुणे 7 करते हैं तो 7 चौक 28, ठीक है। 2 आया होगा 7 चौक 28, 2 30, 3 आया होगा 7 1 7, 7 3 10। एक बार चेक कर लीजिए क्या ये संख्या सही है कि नहीं। और उसके प्लस 1। अब यहाँ से ये मिल जाता है 5 गुणे 1000। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि दो इसकी पार्ट्स बन गए, 2 पार्ट्स हो गए हैं और 1 तो परमानेंट होगा ही और बाकी इनका गुणनफल भी वो जो बनेगा वो संख्या भी क्या होगी उसके गुणनखंड में आएगी। क्योंकि हम जानते हैं कोई संख्या स्वयं के गुणनखंड होती है। 6 का गुणनखंड 6, 5 का गुणनखंड 5, ठीक है। तो यहाँ से फिर इतना आप करने के बाद बता देंगे स्पष्ट है कि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है अतः यह भाज्य संख्या है। 2 से अधिक गुणनखंड कौन कौन से? एक तो 5 है, 5 गुणा करके वो बनाई गई संख्या होगी तो 5 उसका गुणनखंड है और इसके गुणनफल में ये व्यक्त है तो 1009 ये गुणनखंड हो गया। और आप जानते हैं 1 तो होता ही है तो ये 3 गुणनखंड तो यही हो गए और इसके ज़्यादा भी हो गए तो हमको मतलब यही कि 2 से अधिक मिलने चाहिए। 2 से अधिक हो गए, यहाँ डिफाइन हो गया है। इसको और ज़्यादा ब्रेक करने की जरूरत नहीं, किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है, इसके फैक्टर्स हम बनाए। जैसे यहाँ देखिए 78 को आप लिख सकते हो 39 गुना 78, 39 गुणे 2 भी कर सकते थे, ठीक है। या उसको 39 को तोड़ोगे 13 या 39 ये भी करोगे। वो सब जरूरत नहीं है कि और सारे फैक्टर दिखाए जाए। आपका एम क्या है कि हमको ये दिखाना है कि 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। यहीं से विजुअल है कि 2 से अधिक फैक्टर आपको मिल चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, जो भी कॉमन संख्या है जैसे यहाँ 13 था, यहाँ 13 कॉमन कर लीजिए। जैसे कि 5 है, 5 यहाँ मैच कर रहा है उसको कॉमन कर लीजिए। फिर उसके बाद अंदर वाले मानों को आप सॉल्व कर लेंगे और दिखा देंगे कि 2 पार्ट के गुणनफल में ये ऑलरेडी बन चुका है और फैक्टर जैसे 1 होता ही है वो कंप्लीट नंबर होता ही है। इसलिए हम कह पाएंगे कि स्पष्ट है कि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है अतः ये भाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा, उसमें हम संशोधन करेंगे या फिर आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न, एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर क्लास 10 मैथमेटिक्स, ठीक है। उसका ये अंतिम प्रश्न आता है। क्या कहा गया चलिए ध्यान समझते हैं। कहा गया किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले। चलिए इसका थोड़ा आइडिया हम समझते हैं। एक है सोनिया, इनका नाम सोनिया है, पता नहीं सोनिया गांधी है कि कोई और।
आगे एक रवि भी, रवि कौन है? रवि वही रवि जिनके पर्यावची सूर्य, भानु, दिनकर, प्रभाकर। कहा गया ये जो सोनिया है ये मैदान का चक्कर जब लगाती है, एक वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार मैदान, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करती है, टिक 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 भागती है और यहाँ से एक चक्कर लगा करके यहाँ पुनः आती है। तो यही बताया गया कि सोनिया को इस वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लगता है? इनको 18 मिनट लगा। इनको कितना समय लगा? 18 मिनट का समय लगा एक चक्कर कंप्लीट करने में। ओके, रवि की बात करते हैं। रवि, रवि देखिए थोड़ा तेज है, रवि क्या है? थोड़ा तेज, तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ से रवि को कितना समय लग रहा है? ये रवि, ये थोड़ा तेज है, इनकी स्पीड ज़्यादा है, ये 12 मिनट में ही चक्कर कंप्लीट कर देते हैं। 12 मिनट में चक्कर क्या कर दे रहे हैं? उस वृत्ताकार मैदान का कंप्लीट कर दे रहे हैं। ये उनकी पहले से प्रैक्टिस बनी हुई है, रनिंग करते थे बचपन से ही। सोनिया ये रनिंग नहीं करती थी, ये 18 मिनट लगा रहे हैं। अब उसके बाद कहा गया कि जब किसी मैदान में एक चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट लगते थे, तो ये हमने दिखाया 18 मिनट सानिया को और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। अब कहा गया कि मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान पे, यानी ये मान लीजिए स्टार्टिंग प्लेस रहा होगा, यहीं से वो क्या करते हैं? एक ही स्थान पर और एक ही समय पर क्या करते हैं? चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, और एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तब आपको बताना है कि कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ प्रारंभिक स्थान पर पुनः कितने समय पर मिलेंगे। अब हम देखते हैं कितने चक्कर में ये देखिए रिपीटेड हो रहे हैं। अब जैसे सोनिया की बात करते हैं, सोनिया का जो देखिए समय यहाँ प्रारंभिक स्थान पर आने का समय क्या होगा? 18 मिनट। अगली बार 36 मिनट बाद वो फिर आ पाएंगे, उसके बाद 54 मिनट बाद फिर आ पाते, यानी 18 के हम मल्टीपल्स देखते जाते हैं। 18 के क्या देखते जाते हैं? मल्टीपल्स देखते जाते हैं। और रवि की बात करते हैं, वो 12 मिनट के बाद उसी स्थान पे मिल रहा था, 12 मिनट मिलेगा। 24 मिनट होता तब भी वहीं आके दिखता आपको। आप 36 मिनट बाद आइए तब भी देखिए रवि वहीं पहुंचा हुआ होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप बताएंगे ये 54 इस इतने, हाँ नहीं ओके सॉरी, यहाँ से हम देखेंगे कितना आ जाएगा। 12 से मल्टीपल दिख रहे हैं तो 12, 24, 32, 36 और ये आ गया होगा 48। तो ये 12 हर 12 मिनट की एक चक्कर लगा ले रहा होगा। तो इसके ये जो टाइम दिए गए हैं, इतने टाइम पर वो आपको कहाँ दिखेंगे? इसी जगह पर दिखेंगे। चाहे आप जाकर के देख सकते हैं कि ग्राउंड के बारे में जहाँ ये दौड़ रहे थे। अब कहा गया कि पहली बार वो प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पहली बार देखिए भैया इन लोगों की मुलाकात कहाँ हुई? 18 मिनट 12 मिनट दूर रह गए, ठीक है। और उसका 36 मिनट ये देखें 24 मिनट और यहाँ 36, यहाँ क्या मिल रहा है? 36। बाकी 18 बार नहीं मैच किया, 24 नहीं मैच किया, 36 ये मैच करके है। तो यही 36 मिनट वो समय रहता जब ये मैच ये एक ही स्थान पर आकर के मिल रहे होते। तो हमको करना क्या है? ऐसे प्रश्नों में उनके समय का हमको एलसीएम निकाल लेना है कि यहाँ से जो हमारा आंसर होता वो हम कैसे फाइंड कर पाते कि ये 18 मिनट और 12 मिनट का हम क्या निकाल लें? एलसीएम निकाल लें। और एलसीएम आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 36, ठीक है। और समय की बात हो रही कितने समय बाद वो कितना प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो आपका जवाब होगा कि सर जी यही 36 मिनट ही वो समय था जब ये रवि और सोनिया आकर के मिल जाते एक ही स्थान पर। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। इसके अगले वीडियो में हम इसके बाद वाले प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। आप वीकी क्लासेस से जुड़े रहिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें समय से। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ना किए हों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, ताकि उनके पास भी ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुँचे और वो बिना किसी एक्स्ट्रा फीस या चार्जेस के कम संसाधनों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।